हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। एएनएम की जो वैकेंसी आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, जो वैकेंसी आने वाली 2024 में, और ये 2024 में आएगी। और ये जो 2023 का जो पेड जिन लोगों ने दिया था वो लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। करीब करीब ये वैकेंसी 6000 प्लस आएगी। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन पिछली बार से ज़्यादा रहने वाला है। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी करीब 9000 थी, इस बार वैकेंसी करीब करीब 5000 रहने वाली है। तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। साथ ही साथ जो लोग पिछली बार नहीं, किसी तरीके वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो इस बार पढ़ाई करके अपना कट ऑफ को बढ़ाएंगे। तो जो लोग पहली बार इस बार पेपर देने आए, उनको और तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पेपर का पैटर्न भी नहीं पता है। तो आप लोग अभी से शुरुआत करिए। पेपर जब कभी भी हो, अभी से शुरुआत करती रहिए, ताकि अगर कट ऑफ 70-80 तक भी जाए तो आप लोगों का सिलेक्शन श्योर हो सके। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और ये इसमें जो ये मॉक टेस्ट चलने वाला है, ये इसमें अभी जो है टॉपिक वाइज छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी वीडियो बनाई जाएंगी, जिसमें करीब 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इनको देखते रहिए। जब एग्ज़ाम आने वाला होगा उस टाइम पे फुल मॉक टेस्ट मैं लेकर के आऊँगा। तो अभी जो है ये 20-20 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन की जो वीडियो होंगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी ना कंज्यूम हो, और आप लोग जो जल्दी से जल्दी अपना रिविजन भी साथ में करते रहें। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो ये जो टेस्ट नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया आशा का फुल फॉर्म पूछा गया कि आशा का पूरा नाम क्या होता है। तो आशा का जो पूरा नाम होता है, इसका ऑप्शन जो है बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यह होता है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो है आशा को कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि जो फुल फॉर्म होते हैं वो इंग्लिश में ही अच्छे से समझ में आते हैं। तो यहाँ पर जो आशा का फुल फॉर्म है उसको इंग्लिश में देखते हैं। तो आशा का जो फुल फॉर्म है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, जो है आशा का फुल फॉर्म है। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से कौन सा आशा के प्रदर्शन का सूचकांक है। तो आशा के प्रदर्शन का जो सूचकांक है क्या है इनमें से। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रदर्शन का सूचकांक है, मातृ मृत्यु दर में कमी, ये जो है आशा के प्रदर्शन का सूचकांक है। क्योंकि आशाओं को जो गाँव पे तैनात किया जाता है, और ये जो मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में इनकी अहम भूमिका रहती है। तो ये जो है मातृ मृत्यु दर में कमी जो है इसका सूचक है। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो जैसा कि बताया था अभी, आशा का जो फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो है इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ये इंग्लिश में है। और बाकी अगर हिंदी में कहा जाए तो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो है आशा को कहा जाता है। और इसकी जो भूमिकाएं होती हैं, आशा की जो भूमिकाएं होती हैं, जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाती हैं। ये गाँव में जागरूकता फैलाती हैं, साथ ही साथ मातृ देखभाल में भी योगदान निभाती हैं, और ये एक अनुरक्षण के रूप में कार्य करती हैं। साथ ही साथ समुदाय को संगठित करने का यही कार्य करती हैं, और शासी निकाय के साथ गाँव और जो शासी निकाय के बीच में संबंध का यही कार्य करती हैं, आशा ही कार्य करती हैं। साथ ही साथ आशा जो होती हुई प्राथमिक चिकित्सा देखभाल भी प्रदान करती हैं। ये सारे काम जो है आशा के सारे कार्य हैं। और ऑप्शन में जो मातृ मृत्यु दर दिया हुआ था, मातृ मृत्यु दर का मतलब जो होता है, एक सामान्य अवधि में प्रजनन आयु वर्ग की प्रति 1 लाख महिलाओं पर समान समय अवधि में जो मृत्यु संख्या होती है, उसको जो कहा जाता है मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। तो जब 1 लाख जो प्रजनन महिला जो बच्चे होते हैं, तो उनमें जो जितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, उसको जो कहा जाता है मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका कारण देखते हैं। इसके जो कारण जो होते हैं, ये गर्भपात भी इसका कारण हो सकता है, अस्थिश्रोण की असमानताएं इसका कारण होती है, साथ ही साथ अस्थानिक गर्भावस्था भी इसका कारण होती है, अनुचित प्रबंधन भी इसका कारण होता है मातृ मृत्यु दर का। साथ ही साथ प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि में खराब जो है तकनीक, ये भी जो है मातृ मृत्यु दर का बहुत बड़ा कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आशा कार्यकर्ता डैश स्तर पर कार्य करती है। तो आशा जो कार्यकर्ता जो कार्य करती है, ये गांव स्तर पर कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये जो है गांव स्तर पर कार्य करती है। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि आशा के बारे में बहुत बताया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ, तो उसमें आशा से संबंधित 2 क्वेश्चन आए होते। तो आशा से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये जो है गाँव स्तर पर जो है आशाएँ कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आशा कार्यकर्ता एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी डैश की रीढ़ हैं। तो आशा कार्यकर्ता एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी क्या हैं। तो ये हमारे जो हैं स्वास्थ्य कर्मी हैं। तो ये जो है हमारे स्वास्थ्य कर्मी रीढ़ हैं, जो आशा है। और आशा कार्यकर्ता एएनएम और आंगनवाड़ी जो हैं, ये हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की रीढ़ हैं। तो इसके बारे में और देखते हैं। आशा कार्यकर्ता एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रीढ़ हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
तो ये जो सारे का ये आशा निभाती है। और ये जो है वे देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण जैसी गतिविधियों को चलाने में सरकार की मदद करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख घटकों में से एक देश के प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा या एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है। तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? तो संचारी रोग कौन सा होता है? संचारी रोग जो होता है तो एक से दूसरे में फैलता है, उसको संचारी रोग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है एक संचारी रोग है। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो जो टाइफाइड है, टाइफाइड बुखार जो होता है ये सल्मोना टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो जो टाइफाइड है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये जो है सल्मोना टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के मल, दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। तो ये एक से दूसरे में जो फैलता है, दूषित मल या भोजन या पानी से जो है एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है, इसलिए जो इसको कहा जाता है संचारी रोग कहा जाता है। इसके जो लक्षण होते हैं, बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, सिर दर्द, कभी कभी चकत्ते जैसे स्किन में पड़ जाते हैं, ये जो है इसके लक्षण होते हैं। इसके लिए जो निवारण होता है, टीकाकरण, सुरक्षित पेयजल एवं खाद्य स्वच्छता जो प्रथाओं को सुनिश्चित करके जो है इससे बचा जा सकता है। आगे जो मधुमेह है, मधुमेह के बारे में देखते हैं। तो जो मधुमेह जो है जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह एक पुरानी बीमारी है जिसे रक्त में शर्करा, ग्लूकोज का स्तर उच्च हो जाता है। इसमें दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये टाइप 1 मधुमेह जो होता है यहाँ शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, और टाइप 2 में जो है मधुमेह में जहाँ शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। जो टाइप 1 में जो है यहाँ पे जो है शरीर में जो है इंसुलिन जो नहीं बन पाता है, और जो टाइप 2 में है जो यहाँ पे जो इंसुलिन बनता तो है लेकिन शरीर उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता है। तो उसको जो कहा जाता है टाइप 2 टाइप की जो है डायबिटीज़ कहा जाता है। और जो डायबिटीज़ है ये जो है मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं है, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, तो इसलिए ये जो है संचारी रोग नहीं है। ये जो होता है आनुवांशिक और जीवन शैली के कारणों से जो है ये होता है डायबिटीज़। आगे देखते हैं। आगे जो रतौंधी दिया हुआ था ऑप्शन में, रतौंधी या इसको निक्टालोपिया कम रोशनी की स्थिति में देखने में कठिनाई को संदर्भित करता है। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि विटामिन ए की कमी, रेटिनाइट पिगमेंटोसा और कुछ आनुवांशिक विकारों सहित कई स्थितियों का लक्षण है। यह संक्रामक नहीं है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। आगे जो कैंसर दिया हुआ था, कैंसर जो है एक व्यापक शब्द है जो असामान्य कोशिका वृद्धि से जुड़ी हुई बीमारी है। जब हमारे शरीर की जो कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होने लगती है तो ये जो है कैंसर को जन्म देती हैं। तो आप लोग इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संचारी रोगी की देखभाल करने में महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होता है? तो संचारी रोगों में रोगी की देखभाल करने का जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है तो ये क्या होता है? इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा अलगाव या आइसोलेशन जो है संचारी रोगों के लिए देखभाल का महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि संचारी रोग जो होते हैं ये एक से दूसरे में फैलते रहते हैं, बाई एयर, बाई वाटर वेपर, इनके थ्रू जो है एक से दूसरे में जाते रहते हैं। तो इसमें जो है रोगी का आइसोलेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक संचारी रोग जिसे विश्व में उन्मूलन कर दिया गया है, तो ऐसा कौन सा संचारी रोग है जिसको जो है वर्ड से जो इरिटिकेट कर दिया गया है, जो कि ख़त्म कर दिया गया है? तो ये जो है इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो है स्मॉल पॉक्स जो है इसको जो है विश्व से इसका उन्मूलन कर दिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो उन्मूलन किया गया था 1980 में स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया गया था। तो 1980 में से ये जो ख़त्म हो गया। अंतिम ज्ञात प्राकृतिक मामला जो देखा गया था 1977 में सोमालिया में देखा गया था। और ये जो होता है ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है। ये जो है स्मॉल पॉक्स जो है ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है, और अब ये जो है ये वर्ड से ख़त्म हो चुका है 1980 से। और यहाँ पे देखते हैं जो स्मॉल पॉक्स टीके का जो खोज की थी, ये जो की थी एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, और ये जो खोज हुई थी ये 1796 में एडवर्ड जेनर ने जो है स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किया था। या ये जो 1959 में जो है WHO के द्वारा वैश्विक चेचक उन्मूलन कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 1959 में शुरू किया गया था, और 1980 में जो है इसको जो ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, संचारी रोगों की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो संचारी रोगों की रोकथाम में जो प्राथमिक रोकथाम जो है ये किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो ये जो होता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ये प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण के द्वारा जो है इसका जो ये प्राथमिक रोकथाम किया जाता है जो संचारी रोग होते हैं। तो इसके बारे में और देखते हैं।
तो जो प्रिवेंशन इज द एक्शन ऑफ एम टू एट द इरिटिकेट एलिमिनेट एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज। तो ये जो है इसके लिए जो है इम्यूनाइजेशन किया जाता है कि जो बीमारी को ख़त्म कंट्रोल या उसको कम किया जा सके, इसके लिए जो है इम्यूनाइजेशन किया जाता है। और यहाँ पे इसके सारे लेवल, इसके स्तर दिए हुए हैं जिन जिन स्तर पर इसको किया जाता है। तो प्राइमरी लेवल पे किया जाता है, प्राइमरी लेवल पे किया जाता है, और जो प्राथमिक लेवल पे किया जाता है, साथ ही साथ सेकेंडरी प्रिवेंशन किया जाता है और टर्सरी प्रिवेंशन जो किया जाता है, इसके लिए जो है इम्यूनाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकता है? तो अभी इसके बारे में बताया था मैंने। तो ये जो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विटामिन ए की वजह से, की कमी की वजह से जो है रतौंधी होता है। तो बाकी विटामिन के बारे में देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम जो है रेटिनॉल है। और ये जो कमी की वजह से रोग जो होता है रतौंधी होता है। साथ ही साथ जो इसके अच्छे स्रोत जिनमें पाई जाती है विटामिन ए, तो ये होता है कॉर्ड या लीवर का तेल जो है, गाजर, ब्रोकली, शकरकंद, मक्खन, केला, पालक, कद्दू और कोलार्ड साग और कुछ पनीर, अंडे, खुबानी, खरबूजा आदि और दूध, इन सब में जो है विटामिन ए पाया जाता है। यहाँ साथ ही साथ जो विटामिन बी1 है, विटामिन बी1 को जो थायमीन कहा जाता है, इसकी कमी की वजह से बेरी होता है। तो ये जो विटामिन बी1 जो पाया जाता है, ये खमीर पाया जाता है। साथ ही साथ जो सूअर का मांस होता है उसमें अनाज दाने, सूरजमुखी के बीज, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, राई, शतावरी, केला, फूलगोभी, आलू, संतरे और जो कॉर्ड और अंडे, इन सब में जो है विटामिन बी1 पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो था विटामिन बी2 को जो है राइबोफ्लोविन कहा जाता है। इसकी वजह से जो होता है मंद वृद्धि होती है, साथ ही साथ जो है खराब त्वचा, स्किन में कमी आ जाती है। तो इसके भी यही स्रोत हैं जिनमें पाया जाता है, आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे पनीर, दूध, दही, मांस, अंडे, मछली और हरी बीन्स जो है, इन सब में जो विटामिन बी2 पाया जाता है। या और नेक्स्ट जो दिया हुआ है विटामिन बी12, इसको जो साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन, जो इसको कहा जाता है विटामिन बी12 को। इसकी वजह से जो होता है एनीमिया होता है, रक्त अल्पता जो है इसकी वजह से होती है। और इसके जो स्रोत हैं मछली, मांस, मुर्गी, पालक, अंडे, दूध और अन्य डेयरी उत्पाद, साथ ही साथ सोया उत्पाद और गढ़वाले, पोषक खमीर, इन सब में जो है ये पाया जाता है। विटामिन सी की कमी की वजह से देखते हैं। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल इसको कहा जाता है। ये स्कर्वी की इसकी वजह से होता है। और ये जो पाया जाता है विटामिन सी, ये फल, सब्जियां, लेकिन खाना पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो खाना जब पकता है तो उसमें जो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो ये जो रसेदार जो जैसे संतरा हो गया, नींबू होगा, इन सब में जो है विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इसकी वजह से जो होती है हमारी स्किन जो होती है शुष्क हो जाती है, त्वचा जो शुष्क हो जाती है। तो इसका जो स्रोत है इसका जो है सूरज या अन्य स्रोतों से पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन डी का उत्पादन होता है। साथ ही साथ वसा, मछली, अंडे, बीफ, फक्र और मशरूम में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो ये इसका स्रोत हो गए। आगे देखते हैं। आगे जो विटामिन ई है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल या टोकोट्रिनियोल जिसको जो कहा जाता है। और ये जो है यह दुर्लभ है। इसकी वजह से नवजात शिशुओं में हेमोलिटिक एनीमिया होती है। साथ ही साथ कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जिनमें विटामिन ई की कमी होती है। इसके जो स्रोत हैं गेहूं के बीज, कीवी, बादाम, अंडे, नट्स, पत्तेदार साग और वनस्पति तेल, इन सब में जो पाया जाता है। आगे जो है विटामिन के को जो है जो फाइलोक्लोविन इसको कहा जाता है। और इसकी वजह से जो होता है चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, मतलब इसमें जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है के की कमी की वजह से। तो इसके जो स्रोत हैं बादाम, पत्तेदार साग, कद्दू, अंजीर और अजमोद जो है, ये इसके जो स्रोत हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो अभी इसके बारे में बताया है पिछले क्वेश्चन में। तो विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग होता है ये रिकेट्स, इसकी वजह से जो है हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस विटामिन की कमी के कारण रुधिरहीनता का रोग हो जाता है। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है किस विटामिन की कमी की वजह से जो एनीमिया होने के चांस या एनीमिया होता है। तो ये जो होता है फॉलिक एसिड की कमी के विटामिन B7 की कमी, जो फॉलिक एसिड है विटामिन B9 की कमी की वजह से जो होता है एनीमिया होता है। तो ये विटामिन जो होता है ये B9 होता है जिसकी कमी से होता है। और विटामिन B9 का जो है रासायनिक नाम जो है फॉलिक एसिड का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फॉलेट की कमी से होने वाला एनीमिया रक्त में फॉलिक अम्ल या विटामिन B9 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी के साथ फॉलिक अम्ल की कमी से जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है। तो विटामिन B12 की कमी के साथ साथ फॉलिक अम्ल की भी जो कमी होती है तो जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें जो है RBC सामान्य से बड़े हो जाते हैं और ये जो है ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा हो जाता है RBC का, तो ये ऑक्सीजन नहीं ले जा पाते, जिसकी वजह से शरीर में दिक्कत पैदा हो जाती है। और देखते थे फॉलिक अम्ल की कमी के कारण से होने वाला एनीमिया के परिणाम क्या होते हैं। तो इसके जो परिणाम होते हैं, पोषक तत्वों की कमी, शराब, कुअवशोषण, गर्भावस्था और फिनाइटोइन और मेथोट्रेक्स जैसी दवाइयाँ इसके परिणाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन B1 थायमिन की कमी की वजह से जो रोग होता है ये बेरी रोग होता है। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है बेरी रोग। बाकी यहाँ जो पेलेग्रा है ये B3 की कमी की वजह से होता है, ये B3 की कमी की वजह से होता है। और स्कर्वी जो होता है विटामिन C की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बांझपन रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो जो बांझपन रोधी विटामिन के रूप में जो जाना जाता है ये जो विटामिन है ये विटामिन ई है। विटामिन ई जो है बांझपन रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो जो विटामिन ई जो होता है इसे सौंदर्य या बांझपन रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक ऑक्सीडेंट है के रूप में भी कार्य करता है, और ये जो है RBC बनाने में सहायक है। साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं दोनों में प्रजनन प्रणाली के लिए सामान्य कामकाज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन जो है C है, जो जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं जो फैट में घुलते हैं और दूसरे जो होते हैं जो पानी में घुलते हैं। तो पानी में घुलने वाला जो विटामिन C होता है, साथ ही साथ जो विटामिन B होता है वो भी जो है पानी में घुलता है। बाकी जो विटामिन A हो गया, K हो गया, D हो गया, E हो गया, ये सारे विटामिन जो होते हैं ये फैट में, ये वसा में घुलते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया था जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन C और B होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्त्री को औसतन कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक स्त्री को जो औसतन कितने किलो एनर्जी कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये होती है पुरुषों से कम। इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये आवश्यकता जो होती है पुरुषों से कम जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में देखते हैं ऐसा क्यों। तो यहाँ पे बताया गया है, औसतन एक महिला को प्रतिदिन जो है 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो पुरुष को जो है प्रतिदिन जो है 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो अधिक मांसपेशी और कम शरीर में वसा की उपस्थिति के कारण पुरुष अधिक कैलोरी की खपत करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ महिलाओं में वसा अधिक होता है, अतः उन्हें पुरुष की तुलना में कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि इसकी वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, संतरा प्रमुख स्रोत है। तो संतरा जो है प्रमुख स्रोत किसका है। तो संतरा जो अभी इसके बारे में बताया था, तो संतरा है विटामिन C का। जो रसेदार या जो शीतल जो खट्टे फल होते हैं इनमें जो विटामिन C जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो संतरा जो है ये विटामिन C का जो है प्रमुख स्रोत है। और विटामिन C को जो कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसको कहा जाता है विटामिन C को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ट्यूबेक्टोमी इसमें सर्जिकल द्वारा निम्न में से क्या हटाया जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी जो है में सर्जिकल द्वारा जो क्या हटाया जाता है इसके बारे में पूछा गया। तो इसमें जो हटाया जाता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब को जो हटाया जाता है। तो जो ट्यूबेक्टोमी जो है ये जो किया जाता है ये महिलाओं में किया जाता है, और इसमें जो है फेलोपियन ट्यूब को जो है हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जो ट्यूबेक्टोमी होता है ये तो महिलाओं में ही होती है। ट्यूबेक्टोमी जो होती है ये महिलाओं में होती है, और जो वैसेक्टोमी जो होती है ये पुरुषों में किया जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी जो है फीमेल में किया जाता है, वैसेक्टोमी जो है ये मेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुदाय में गर्भ निरोधक अभ्यास की व्यापकता का सूचक है? तो ये गर्भ निरोधक की व्यापकता का कौन सा सूचक है इन ऑप्शन में? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये जो होता है इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। युगल संरक्षण दर जो है इसका व्यापक सूचक है। तो इसको जो कहा जाता है युगल संरक्षण, इसको जो कहा जाता है कपल प्रोटेक्शन रेट इसको कहा जाता है। तो ये इसका सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ इंग्लिश में आ गया है, तो इसके हम देखते हैं A newly married healthy couple is asking for the best method of the contraception and which one of the following method is nurse will be advised। तो जो इसके बेसिकली इसमें हिंदी में बताया गया है, नवविवाहित स्वस्थ युग्म जो है गर्भ निरोधक की सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछते हैं, तो नर्स निम्नलिखित में से कौन सी विधि की जो है सलाह देगी? तो नर्स जो उनको सलाह देगी, इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। उनको जो सलाह देगी कंबाइंड ओरल पिल्स के बारे में उनको बताएगी। तो ये जो है इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी जो सलाह है नर्स देगी। तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव आर द मेडिसिन टेकन बाय द माउथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये जो प्रेगनेंसी से जो बचाता है, साथ ही साथ इसको जो कहा जाता है आल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल पिल्स। इनको जो कहा जाता है बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहा जाता है। ये जो है बर्थ को कंट्रोल करती हैं। तो जो बेस्ट हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, ये न्यूली जो मैरिड कपल होते हैं उनके लिए बेस्ट होती हैं। तो आप लोग वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हैं, इसमें जो बताया गया है इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो ये थे आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। ये ना सोचें कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे, कि नहीं तो ऐसे बहुत टाइम ऐसे चला जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा और नोटिफिकेशन भी आना बिल्कुल रेडी ही है। नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, क्योंकि 2023 के पैट के थ्रू आना है, तो नोटिफिकेशन तैयार है। जैसा न्यूज़ में आ रहा है आए दिन की एनएम की वैकेंसी आने वाली है, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। और इस प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसकी जो प्लेलिस्ट में जाइए, तो पहले से वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पहले से पड़े हुए हैं, जो पिछली बार जो एनएम का एग्ज़ाम हुआ था, तो उससे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ नए वीडियो आते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए तब तक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।